एकलव्य स्नातक। आज हम करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमर्स का सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। यहाँ पर हम कवर करेंगे यूनिट 1 का लेसन 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस लिटरेसी। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। आपके पास टोटल 5 यूनिट हैं जिसमें हम आज पे पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 और इस यूनिट में आपके 3 लेसन हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आपके सेल्फ असेसमेंट के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमारा जो चैनल है एकलव्य स्नातक नाम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है ये आपको एक चैनल का नाम दिख ही रहा होगा, फैक्ट्स विद भारत। अगर आपको GK जानने का और फैक्ट जानने का बेहद शौक है तो आप जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा का सारा यूजफुल कंटेंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मीनिंग जानते हैं और डेफिनेशन जानते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो महीने के आखिर में हमें शॉर्टेज हो जाती है, किसकी, फंड्स की, पैसों की शॉर्टेज हो जाती है। फिर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो शॉर्टेज है ये क्यों होती है। इन सारे सवालों की जो जवाब है वो कहाँ छुपे हुए हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में छुपे हुए हैं। यानी कि जब हमें हर महीने पैसे की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है तो जो इसका जो हल है वो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पूरे महीने की जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो क्या रही थी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा करता है, ऐसा इफेक्टिवली यूज़ लेकर आता है, आपके अंदर एक स्किल्स पैदा करते हैं जिससे आप क्या सीख जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग और इन्वेस्टिंग। यानी कि देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये हुआ यानी कि पैसे से जुड़ा काम या पैसे से जुड़ा ऐसा ज्ञान जो आपको सही तरीके से पैसे को इस्तेमाल करना सिखाए। यानी कि आपको पैसे को सही तरीके से यूज़ करना, सेव करना, रिटायरमेंट प्लान बनाना, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का जो एक काम है वो क्या है, आपके अंदर एक फाउंडेशन तैयार करना है। एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना है यानी कि आपके अंदर एक ऐसा रिश्ता बनाना है। किसके साथ रिश्ता बनाना है? मनी के साथ। यानी कि ऐसा ज्ञान जो आपका पैसे से एक मजबूत रिश्ता कायम कर दे। क्योंकि आप जानते हैं पैसा जो है एक लाइफ लॉन्ग जर्नी का साथी रहा है। पैसा आपकी ज़िंदगी भर आपकी समस्याओं को दूर करता रहेगा। आपको कभी पैसे की कमी पड़ेगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंत तक चलने वाली है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो बैलेंस है या जो हमारी इनकम है या जो हमारे एक्सपेंस है वो कैसे है, या जो हमारे पास बैलेंस बचा है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो एक देखो एसेंशियल स्किल इसलिए है क्योंकि आप आज खर्च कर रहे हैं, कल सेव कर रहे हैं, आपका इससे कोई पीछा नहीं छूटने वाला है। आपको ये चीज़ें डेली लाइफ की तरह पूरी ज़िंदगी चलेंगी। तो ये एक स्किल्स जो है जो आज की ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, अगर इंसान के पास पैसा नहीं होता था तो वो क्या करते थे, गेहूँ ले लिए 1 किलो 2 किलो, जाके दुकान पर चले गए और जाके वहाँ सर अपनी सामान ले लेते, यानी कि चीज़ के बदले चीज़ मिल जाया करती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आपको पैसा ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर एक माचिस की डिब्बी भी खरीदनी है तो आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। तो जो हमारे जो इनकम हो गई वो अब हद से ज़्यादा जो है खर्च होने लगी है। तो हमारे अंदर ये स्किल ज़रूर होना चाहिए कि किस तरीके से पैसे को क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए और हमें अपनी इनकम को कैसे बैलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए जो हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो वित्तीय साक्षरता है, जो पैसे से रिलेटेड जो ज्ञान है वह हमारे अंदर एक पावर पॉइंट लेकर आता है। यानी कि एक शक्ति लेकर आता है और हमारी ज़िंदगी में एक क्वालिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। या देखिए एम्पावरमेंट कैसे आएगी, जब हम पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। हमें पता है कि हमें कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन सा खर्चा हमारा ज़्यादा है। तो इस तरीके से जब हम अपने बजट को लेकर चलते हैं तो एक कॉन्फिडेंट अपने आप तैयार हो जाता है। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आज का वर्ड नहीं है, ये बहुत पहले यानी कि 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मतलब था वो इतना ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन नहीं रखता था। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि उस वक्त ये था तो सही, लेकिन क्या था, उतना ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन नहीं थी। पुराने ज़माने में लोग पैसे से लेन देन करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे। यानी कि पहले के टाइम में भी व्यापार था, सारी चीज़ें थी जो आज के टाइम में, लेकिन उतनी क्लियर डेफिनेशन नहीं थी।
ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी वर्किंग डेफिनेशन है, यानी कि जो ऐसी डेफिनेशन है जो एक्सपर्ट ने उसको मानी है, वो किसने दी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस तरह की एक ऐसी परिभाषा दी है जो सभी के द्वारा मान्य है। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूड नोइंग हाउ टू क्रिएट। अब देखिए, जब आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि आपको एक बजट को कैसे क्रिएट करना है, आपको अपने रिटायरमेंट कैसे बनाने हैं, मैनेज आपका जो कर्ज है, जो ऋण आपने ले रखा वो कैसे आपको मैनेज करना है, और ट्रैक पर्सनल स्पेंडिंग्स, यानी कि जो आप खर्च करते हैं महीने में या जो भी आपका टोटल खर्चा होता है, जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहे कि कहाँ ज़्यादा खर्च हो गया, कहाँ ज़्यादा कम हो गया। नेक्स्ट है जो आपकी जो एक डेफिनेशन दी गई है कि किसने दे रखी है कि डेवलपमेंट बाय नेशनल फाइनेंशियल एजुकेटर के द्वारा एक परिभाषा आपको दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या करती है, एक आपके अंदर स्किल डालती है, एक नॉलेज डालती है, जिससे आपके अंदर क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंट आ जाता है। क्या करने का कॉन्फिडेंट आ जाता है? आपके अंदर इफेक्टिव एक्शन लेने का कॉन्फिडेंट आ जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो फैमिली लेवल पर हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो। यानी कि जब हम किसी चीज़ का ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? कॉन्फिडेंट आ जाता है कि क्या मैं ये कर सकता है। अब देखिए, हमारे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन आवर लाइफ, यानी कि ऐसा क्या प्रभाव है जो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे जीवन पर डालती है। तो देखिए क्या होता है, रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। जब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि जो हमारा इनकम है वो कितना है और हम खर्च ही किस हिसाब से करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो एक बजट बनाना होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल बजट एक स्टेप होता है क्रूशियल, जो हमें बजट बनाने कैसे है वो देखना पड़ता है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी का अंदर क्या होता है कि वो हमें एक ये बताता है कि भाई हमें बजट कैसे बनाना है, किस तरीके से हमें अपने खर्चों पर नज़र रखनी है और कैसे हमें इसे रीचेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी महीने हमने बजट बनाया लेकिन खर्चा हमारा बजट से पार चला गया, तो हम क्या करेंगे? हम अपना ओवरलुक करेंगे, देखेंगे कि भाई हमने कहाँ ज़्यादा खर्चा कर दिया, इस महीने तो हमारी इनकम कुछ भी नहीं बची। फिर आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ ज़्यादा खर्चा किया है। नेक्स्ट है पे ऑफ डेप्थ एंड स्टे आउट द डेप्थ। अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है या कर्ज ले रखा है तो आप उसको फिनिश करें, और अगर आपने ले भी रखा है तो उसको किस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको उसको निपटाना है, आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, कई बार इंसान के पास पैसे लेने पड़ते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हमें लोन उठाना पड़ता है। हमें पता है कि हमारी जो मंथली सैलरी है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रखी है, लेकिन हमें लोन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या सोचेंगे कि ये लोन जो है वो 5 साल के अलावा हमें 20 साल के लिए मिल जाए, ताकि जो हमारा मंथली जो एक्सपेंस है वो भी निकलता रहे और जो हमारी लोन की जो किस्तें हैं वो भी जाती रहे। तो हमें क्या करना है, अगर कई बार हमें डेप्थ लेना भी पड़ जाता है तो हम उसको लॉन्ग टर्म में ले जा सकते हैं, हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन जो भी हमारा लोन है उसको हमेशा लोन फ्री होने की कोशिश भी करनी है, ये नहीं कि ज़िंदगी भर हमें लोन ही भरना है। फिर अवॉइडिंग गोइंग इनटू डेप्थ डिक्लेरेशन बैंकरप्टी। अगर आपने आज कमाया और आज ही खर्च कर दिया तो आप क्या हो सकते हैं? बैंकरप्ट हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सेविंग्स भी करना है। आपको यहाँ पे सेविंग्स करना है ताकि आप अपने आप को क्या कर सके? दिवालिया होने से बचा सकते हैं। आपको क्या करना है? डेली की डेली क्या करनी है? आपको सेविंग्स करनी है। मंथली वाइज आपकी जो डे टू डे एक्सपेंसेस है आपको उनको ट्रैक करना है। आपको क्या करना है? रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसा भी नहीं है, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो आपको ऐसे खर्चे नहीं करने हैं जो आपके अननेसेसरी है। अपने जो सेविंग्स है उसको अलग से सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। ट्राई टू सेव मनी रिक्वायर्ड थिंग्स, यानी कि अपनी जो मनी है उनको सेव रखना चाहिए। आपको अपनी मनी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी ज़रूरत होती है, यानी कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आप कर्ज में डूब जाए या फिर दिवालिया हो जाए। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ते हैं तो आपके अंदर ये ज़्यादा गुण पैदा हो जाएगा कि हमें कर्ज नहीं लेना है, ना ही हमें दिवालिया होना है। अब अगला आता है कि हम जब फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि भैया एक सेफ रिटायरमेंट प्लान भी होना चाहिए। तो हम इसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि हमें हमारे अंदर जो है एक बेटर सेंस आ जाएगी। किस चीज़ की आ जाएगी? कि भाई एक रिटायरमेंट प्लान नाम की भी चीज़ होती है जो बुढ़ापे में हमें बैठ के खिलाती है, तो उसकी जो नींव है वो हमें हाथ से रखनी पड़ेगी। तो ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? फाइनेंशियल लिटरेसी के ज़रिए पता चल रहा है। हमें क्या पता चल जाता है? नेक्स्ट है
वैल्यू ऑफ सेविंग्स, हमें सेविंग्स का वैल्यू पता चल जाता है। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान अपने रिटायरमेंट के लिए ही सेविंग्स की जाए। कई बार हमारी ज़िंदगी में इमरजेंसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर हमारे पास सेविंग्स नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे, हमें मांगना पड़ सकता है, हमें उधार लेना पड़ सकता है, हमें कुछ भी लोन उठाना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो हमें पता चलेगा कि सेविंग्स की जो वैल्यू है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। सेविंग्स के लिए आप बहुत ज़्यादा प्लान ले सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं सेविंग के जो आप अपने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का जो है मुख्य जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, आप कभी विक्टिम नहीं बनेंगे किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड में। ठीक है, आपको पता रहेगा चीज़ों का, तो आपको कोई पैसे रिलेटेड धोखा नहीं दे सकता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि जब आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का, वित्तीय साक्षरता का ज्ञान हो जाता है तो आपके अंदर क्या क्या बेनिफिट आ जाएंगे। देखिए जब आप पैसे से रिलेटेड हर तरीके से आप जानकारी रखेंगे तो आप में अंदर एक सेल्फ इंश्योरेंस आ जाएगा और आप तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन को ले पाएंगे। हमें क्या होता है, कई बार हमारे अंदर एक खासियत होती है कि हम अपनी डिसीजन के लिए कि दूसरों पे डिपेंड कर जाते हैं, और इतने ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि वो ऑप्शन सही है गलत है। ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कि भाई एक हमने पूछा कि कौन सी लोकेशन अच्छी है ट्रिप के लिए, तो किसी ने आसानी से अपने ऑप्शन बता दिए विंटर समर, लेकिन ये आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा अगर पिकनिक का भी प्लान है या कोई भी प्लान है। लेकिन अगर ये बात आती है फाइनेंशियल चॉइस की, तो आपको इस चीज़ का ज्ञान खुद होना चाहिए, ना कि अपने डिसीजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होना चाहिए। और आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आप एश्योर हो पाएंगे किसके लिए, बेस्ट अवेलेबल के लिए, यानी कि जो अच्छी चीज़ है, जो आपके लिए बेस्ट है, आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे। आपके अंदर बार्गेनिंग के गुण आ जाएंगे। या अगर मान लो आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी का जो गुण है वो आ जाता है तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, गिव्स द एबिलिटी टू बार्गेन। या वही बात है, जब आपके अंदर ये गुण आ जाता है तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कार लेनी है लेकिन आपकी मंथली इनकम है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी नहीं है, तो आप लोन की तरफ जाएंगे। अब लोन की तरफ जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि जिसकी ईएमआई है वो थोड़ी लॉन्ग बन जाए ताकि जो मेरा मंथली का जो खर्चा है वो ठीक ठाक चलता रहे। ये इससे क्या हो जाता है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाते हैं, आपके अंदर नेगोशिएशन आ जाता है। आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे को ये लोन 5 साल से नहीं 7 साल चलाना है क्योंकि मैं इतना नहीं भर पाऊंगा। तो आपके अंदर कैलकुलेशन आ जाता है, नेगोशिएशन आ जाता है, आप इम्प्रूव करने लगते हैं, आप बेटर इन्फॉर्म हो जाते हैं और आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इफेक्ट कर जाता है। तो यानी कि आप अपनी मनी को सही से इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिससे आपका जो गोल है वो फुलफिल हो जाता है। आप इसको अब नेक्स्ट जो बेनिफिट है आपका, आपके अंदर डिफेंड करना आ जाता है, यानी कि आप अपने आप को बचाने लगते हैं। जब आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का, वित्तीय साक्षरता का जो ज्ञान होता है, इससे आप किससे बच जाएंगे, आप अपने आप को चोरी से बचा सकते हैं, आप आए दिन होने वाले इंटरनेट के स्कैम से बचा सकते हैं, और अगर आप बेटर इक्विप्ड है तो आप अपने आप को गार्ड कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, किससे, फाइनेंशियल फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी को अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो आप अपने जो ज़िंदगी से जुड़े जो आपके जीवन जीने के जो उद्देश्य है आप उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए जब हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ये हमारे अंदर एक एस्पिरेशन लेकर आता है कि भाई एक बजट होना चाहिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो जाए। हमें अपने लाइफ में कार भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए। इसको आप किस तरीके से अचीव करेंगे, आप सारे प्लान्स अपने अंदर बनाने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऑफर ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल अराउंड, यानी कि जब आप पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है, तो आपके अंदर एक हायर स्टैंडर्ड आने लगता है। किस तरीके का, लाइफ को जीने का। देखिए जब अंडरस्टैंडिंग आवर फाइनेंसेस हेल्प, जब हम समझने लगते हैं कि जो हमारी जो फाइनेंस है वो हेल्प है, किस तरीके से हमें अपने
टेंशन को रिड्यूस करना है तो आपको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि वो आपको बताएगी कि आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान बनाना है, कहाँ पे आपके एक्सपेंस ज़्यादा है। आपको पूरा का पूरा जो एक एनालिटिकल जो व्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप एक बेस्ट अर्नर हो जाएंगे, आप अपने कम पैसों के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र आप जो अगर आपको ज़रूरत है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की से भी आप सलाह ले सकते हैं, या आप एक अलग लेवल पर भी जाके चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। अब बात आती है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की। ठीक है, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का जो ज्ञान है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, उसका स्कोप क्या है। देखिए, स्कोप में आपके अंदर क्या है, सबसे पहले तो आप उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और उसके पास आपके अंदर एक नॉलेज आ जाएगी, फिर आपके अंदर एक स्किल्स आ जाएगी जो जिससे आप क्या होगा, वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हैं, डिसीजन बेस्ड जो है आप जो बहुत ही अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उससे रिलेटेड आप अच्छी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका जो दायरा है वो आपको बताएगा कि हाउ टू मेक यूज़, इन्वेस्ट एंड सेव मनी, यानी कि ये इसके 3-4 पॉइंट है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अर्न करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे को बचाना है। इसके बाद है इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ इफेक्टिव मैनेज, यानी कि जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी को पता चल जाता है तो आपके पास जो फाइनेंशियल टूल्स है और जो रिसोर्सेज हैं उसका को किस तरीके से मैनेज करना है ये भी आपको पता चलेगा। फिर है फाइनेंशियल लिटरेसी जो है आपके अंदर वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़ लेकर आती है। अब कौन कौन सी वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़ लेकर आती है कि भाई आपको एक हाउस होल्ड बजट तैयार करना है, आपको ये पता करना है कि आपको अपने जो मैनेज कर्ज हैं, जो आपके देनदारी है उनको कैसे मैनेज करना है, आपको क्या वेइंग द प्रॉस एंड कॉन्स वेरियस क्रेडिट, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसके जो नफ़ा नुकसान होते हैं, जो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है उसको आप तुलना कर सकते हैं, उसके अंदर एक आप नफ़ा नुकसान देख सकते हैं। जो आपकी दीज एबिलिटीज़ जो होती हैं, ये सारी जो एबिलिटीज़ होती है वो आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर आती है फाइनेंशियल आइडियाज़ को लेकर, जो आपको बताएंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस तरीके से आपको ट्रीट करवाएगा, या आप उसको कैसे किस नज़र से देखोगे, आपका उसमें फ़ायदा है क्या नहीं है, और आपको पैसे की जो मदद है, जो हेल्प है, जो उसका योगदान है, क्या जो चीज़ें होती हैं वो कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है आपकी रिक्वायरमेंट से आपको ज़्यादा लगता है, तो आप सारी की सारी चीज़ें आप जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो किसी पे 3% इंटरेस्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें आप समझने लगेंगे कि कौन सी चीज़ आपकी बजट में है और कौन सी नहीं है, कहाँ आपकी जो आपका टाइम सेट हो रहा है, आप किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर है सिग्निफिकेंस और अदर गुड्स हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि देखिए जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ते हैं जो उसको स्कोप बढ़ जाता है, आपको पता चलेगा जो मॉर्टगेजेस होते हैं, स्टूडेंट लोन्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो जो सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट होती है उनका क्या स्कोप है और किस तरीके से वो आपकी लाइफ में महत्व रखती है और उनका क्या यूज़ है आपकी ज़िंदगी में, वो किस तरीके से आ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में हर कोई लेता है ताकि उनकी जो पैसा है, जो खर्चा है वो बच जाए, लाखों के इलाज से वो दूर हट जाए। स्टूडेंट लोन आज के टाइम में हर किसी को चाहिए होता है विदेश जाने के लिए, तो ये इसका स्कोप है। फाइनेंशियल लिटरेसी जब आपको पता होगा तो आप इजीली स्टूडेंट लोन हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, सेल्फ इन्वेस्टमेंट हुआ, आप उनकी डिटेल जान पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब आपको देखिए कि पीपल नाउ नीड टू अवेयर, अब यानी कि देखो वो ज़माना आ चुका है अब कि आपको हर तरीके से पता होना चाहिए, हर तरीके से जागरूक होना चाहिए कि आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है अपने आप को पहले से ज़्यादा। पहले का टाइम अलग था, आज के टाइम में आपको हर चीज़ खरीदने के लिए पैसे खर्च करने ही होंगे। नेक्स्ट देखती है हम है कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी के, जो आपकी कंपोनेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी के वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स में सबसे पहला नंबर आता है बजटिंग का। अब बजटिंग क्या है? बजटिंग एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है? जो आप खर्ची करते हैं,
वो उस चीज़ का एक प्लान तैयार करता है, यानी कि जो एक स्पेंडिंग प्लान्स है, यानी कि जो आपको क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। यानी कि जो बजट है एक सिंपल भाषा में क्या करता है, बैलेंसिंग बताता है किसके बीच, एक्सपेंस के साथ, किसके साथ, इनकम के साथ। यानी कि आपकी इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं, उसके अंदर एक बैलेंसिंग बनाता है। ठीक है, ये बताता है कि किस तरीके से आपको अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करना है और किस तरीके से इनके बीच में सही बैलेंस बिठाना है, और आपके जो फंडामेंटल यूज़ है उनको देखना है। फंडामेंटल यूज़ तो बेसिक वही है जिनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बजट का एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें एक बंदे की मान लीजिए सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए है, और वो उन्होंने इस तरीके से अपना रेंट 30,000 रुपये, आपका कार लोन 10,000 रुपये, इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा बजट तैयार कर रखा है जिसमें उन्होंने अपनी सेविंग्स को भी दर्शाया गया है। देखिए, बजटिंग में हमेशा सेविंग जो होती है वो मस्ट होती है। अगर आप बजट बना रहे हैं और आपके पास ज़ीरो सेविंग हो रही है तो आपका बजट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आपका आता है डेप्थ। डेप्थ मतलब कर्ज, यानी कि कर्ज क्या है, आपका कंपोनेंट फाइनेंशियल लिटरेसी का सेकंड नंबर का क्या आता है, डेप्थ। कर्ज। देखिए, डेप्थ एक ऐसी चीज़ होती है जब हम हम एक इंसान से पैसे ले लेते हैं, और बाय अनदर पार्टी टू अनदर, यानी कि किसी से पैसा ले लेना। ठीक है, वो डेप्थ होता है। डेप्थ में क्या होता है, प्रैक्टिस होती है बहुत सारी, यानी कि आप जो है पैसा ले लेते हैं, आप कभी बैंक से पैसा ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से हो जाते हैं, यानी कि न्यूज कई जगह से आप बोरिंग प्रैक्टिस हो जाती है, आपने जगह जगह से पैसा ले रखा होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि एवरी डेप्थ, यानी कि जब ले लेते हैं पैसा किसी का, वो एक बैड चीज़ ही होती है, वो कोई गुड चीज़ नहीं होती है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई बैड डेप्थ और गुड डेप्थ, यानी कि अच्छा कर्ज और बुरे कर्ज में क्या फ़र्क है, ये आपको जानना ज़रूरी है। अब ये सोचेंगे कि अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज में क्या फ़र्क है। अगर मुझे एजुकेशन लोन लेना है लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं लोन की तरफ प्रीफर करूँगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एजुकेशन के लिए मैं लोन ले रही हूँ, ये एक तरह का कर्ज ही है, बट ये गुड में आएगा। लेकिन अगर मुझे लग्जरी कार चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास कार है लेकिन मुझे लग्जरी कार चाहिए और मैं फिर भी लोन की तरफ जा रही हूँ, तो वो बैड डेप्थ में आएगा। यानी कि जब आपकी चीज नीड जो है नेसेसरी है तो उसके लिए आगे बढ़ना पैसे के लिए वो गुड में जाएगा, अदरवाइज वो बैड डेप्थ में जाएगा। देखिए, आपको जो मनी है अगर लेनी है वो आपको किस लिए लेनी है, नेसेसरी चीज़ों के लिए लेनी है, तभी वो गुड डेप्थ कहलाएगा। जैसे कि आपकी जब मैंने अभी बताया आपको, जो आपके एजुकेशन का फंड हुआ, एक हाउस के लिए लोन लेने हुआ, या फिर कुछ ऐसे बिजनेस के रिगार्डिंग आपको मोबाइल के ज़रिए आपको कुछ लोन लेना है, तो आपकी गुड डेप्थ में आएंगी। वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उसको अननेसेसरी कॉस्ट पे करते हैं, और से ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन किस लिए, लग्जरी आइटम्स के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना, लोन उठाना, तो ये आपके किस में जाएगा, बैड डेप्थ में। किस में जाएगा, बैड डेप्थ में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइडिंग एक्सेस। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप बैड डेप्थ में रह रहे तो आपको अपने एक्सेसिव स्पेंडिंग को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, और वरना आप क्या हो जाएंगे, आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाएंगे। क्योंकि भाई आपने अपनी लग्जरी के लिए आपने पैसे उठा लिए हैं, लेकिन क्या हुआ है, आप कर्जदार हो गए, आप उसको पे नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो अगर डेप्थ लेना है तो नेसेसिटीज़ के लिए तरफ जाना है, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। आपका आता है नेक्स्ट, आपका थर्ड पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी का सेविंग। देखिए, सेविंग क्या होती है, आप जो एक इनकम का जो एक पोर्शन होता है, हमारी जो इनकम है उसका पोर्शन होता है जो हम करंट खर्च नहीं करते हैं, यानी कि वो हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करके रखते हैं। वो करंट कभी भी खर्च नहीं होता। हमने ये नहीं कि आज हमने 2 रुपये बचाए तो कल खर्च किए। सो जो आपकी सेविंग्स होती है वो हमेशा कब के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है। इन अदर वर्ड्स आपको क्या है, आपकी जो मनी है आपको अलग रखनी है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए रखनी है, और आपको जल्दी से खर्च नहीं करनी है। फाइनेंशियल वेलबींग एंड फ्यूचर सिक्योरिटी आर रिजल्ट ऑफ द सेविंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य है जो आपका ठीक चले, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप यूज़ कर पाए, तो जो आप फ्यूचर सिक्योरिटी है, जो फ्यूचर की जो आपकी सेफ्टी है, वो किस पर डिपेंड करती है, रिजल्ट ऑफ सेविंग पर डिपेंड करती है। कीपिंग ट्रैक ऑफ वंस एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू वन सेव, यानी कि अगर आप अपने एक्सपेंडिचर का ट्रैक रखेंगे और आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पर ज़्यादा खर्च करें, कहाँ पे कम, तो आपको सेव करने में आसानी होगी, जिससे आपके अंदर एक सेविंग हैबिट होगी और एक हेल्दी
लाइफ भी बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसे से मजबूत है तो टेंशन फ्री तो आप अपने आप ही हो गए। ठीक है, इट विल अकम्प्लिश अ नंबर ऑफ टास्क, यानी कि देखिए जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी में सेविंग्स की बात करते हैं तो ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आ जाती है कि भाई हर महीने आप पैसा करेंगे। तो आप एक इमरजेंसी क्या करते हैं, फंड तैयार कर लेते हैं। अचानक से लोगों के अंदर बीमारियां आ जाती है, फिर उनके पास पैसे नहीं होते, उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो ये आपको एक इमरजेंसी सेटअप के लिए भी तैयार करती है। ठीक है, सेविंग्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आती है इन्वेस्टिंग की बात। इन्वेस्टिंग आपको 4th पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर। इन्वेस्ट क्या करना होता है? देखिए इन्वेस्टिंग क्या होती है, आपने आपके जो फंड्स है वो आपको सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं, आप बैंक में छोड़ देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, एफडी ले लेते हैं सर्टेन पीरियड के लिए। ठीक है, बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं। आप कोई शेयर मार्केट में लगा देता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं इन्वेस्टिंग को लेने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, एक क्या होता है, क्रिएटिंग एंड इंक्रीजिंग वेल्थ फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस। जिस तरह से सेविंग्स होता है, एक दूसरा रूप आप इन्वेस्टिंग का समझ लीजिए, जहाँ पर आप अपने पैसे को, अपने धन को फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रहे हैं और हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, जैसे आपने किसी ने शेयर मार्केट खरीदी, 5 साल बाद शेयर के पैसे बहुत ज़्यादा राइज हो गए, आपने बेच दिए, तो एक तरह की वो सेविंग्स है। लेकिन वो सेविंग कैसी है, रिस्क वाली भी हो सकती है। शेयर आपके क्या होते हैं, डूब भी सकते हैं। अगला है बाय इन्वेस्टिंग। आप क्या कर सकते हैं, आप फंड्स जो हैं अचीव कर सकते हैं। जो आपके फंड्स हो गए या जो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, वो आप पोस्ट रिटायरमेंट, जो आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है तब वो तो कोई मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मान लो किसी ने एक ज़मीन का टुकड़ा ही खरीद लिया, लेकिन वो 20 साल बाद उसने बेचा, तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। उसको 1 करोड़ की ज़मीन अगले 10 साल में 50 करोड़ की बिक गई। तो ये एक तरह से इन्वेस्टिंग का एक अच्छा ऑप्शन है, ज़मीन को ख़रीदना और 10 साल बाद बेचना। और लोग अपने अपने तरीके से क्या है चीज़ करते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना किसी के पास हर महीने वो 10,000 बचा रहा है, पूरी ज़िंदगी वो यही कर रहा है। इससे अच्छा तो वो एक ज़मीन का टुकड़ा ले ले। तो कई बार क्या होता है ना, प्राइस में हाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको देखना है कि इन्वेस्ट के तरीके मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल, आपको सूट कौन सा करता है। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर इन्वेस्टमेंट। देखिए अब क्या होता है कि मार्केट में बैंक है, इतनी सारी वैरायटियाँ आ गई हैं इन्वेस्टमेंट में। तो आप इन्वेस्टमेंट, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, आप होम्स में जा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, आप इक्विटी में जा सकते हैं, आप सेविंग्स मतलब गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है वो है प्रीरिक्विटीज़, यानी कि एसेंशियल, यानी कि आपके जो क्या क्या फाइनेंशियल लिटरेसी की जो एसेंशियल है वो क्या क्या हो सकती है। उसमें 2 पॉइंट आते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन, किस लेवल तक आप एजुकेट है, और आपके अंदर न्यूमेरिकल और कम्युनिकेशन एबिलिटी किस तरीके की, क्योंकि जो पैसे से रिलेटेड काम होता है सारा गुणा भाग का होता है और कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन में आ जाता है आपका डिपॉजिट ऑफ फंड्स। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या आपके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर आपके वो फाइनेंशियल ज्ञान है जो है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि आप घर बैठकर अपने पैसे को अलमारी में रखकर ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर डायरेक्ट आपका डिपॉजिट आना चाहिए, इनकम आना चाहिए जो आपको काम के बदले मिलता है। यानी कि जो आपकी सैलरी है या जो भी आपका रिटर्न मिलता है आपको रिसीव पे चेक के तौर पे, यानी कि जो आपने किया है वो आपकी डायरेक्ट डिपॉजिट होना चाहिए। इसके बाद है आपको अपनी, इससे क्या होगा, जो आपकी मनी है वो सेफ हो जाएगी और क्या हो जाएगा, आपके अंदर जो एक जो डर है वो निकल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आप हैविंग पे इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है कि जब आप बैंक में पैसा डालते तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ब्याज भी मिलता रहता है और आपका एक सेफ साइड भी हो जाता है। पैसा घर में रखने के बाद आपको क्या होता है कि वही डर लगता है कोई निकाल के ना ले जाए। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है बजटिंग। देखिए आप जब आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया तो आपको मंथली आपका बजट भी तैयार करना होना चाहिए। तो आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि बजटिंग क्या होता है। बजटिंग के जो आपका एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी का, जो एक सबसे पहला कंपोनेंट होता है जिससे आप क्या एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसके द्वारा, बजट के द्वारा। देखिए
बजट कब बनाया जाता है? जब आपके पास डिपॉजिट फंड्स होते हैं, यानी कि जब आपके पास पैसा है तभी तो आप बजट बना रहे हैं। खाली हाथ में आप क्या बजट बनाएंगे? यानी कि सबसे पहले आपके पास डिपॉजिट ऑफ फंड्स होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट इनकम आनी चाहिए, उसका तरीके से यूज़ होना चाहिए, आपके अंदर एक निडरता होनी चाहिए कि भाई पैसा सेव जगह। अब हम बजट तैयार करते हैं। बजट क्या है आपका सबसे इनिशियल कंपोनेंट है किस चीज़ का? फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सबसे पहला एक कंपोनेंट है। ठीक है, हमें क्या करना है? उसके बाद हमें एग्जामिन करना है, हमें अच्छे से जांचना परखना है कि हमारा जो स्पेंडिंग है, जो खर्चे का पैटर्न है वो क्या है और हमें इसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं ताकि जो हमारा बजट है और बजट में अंदर जो जो उद्देश्य हमें रखे हैं वो हमें रिक्वायर्ड हो सके। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें ऐसा बजट तैयार करना है ताकि हम मनी को, पैसे को कंट्रोल कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा हमें कंट्रोल करने लगे। अब पैसा हमें कंट्रोल कैसे करेगा कि उसे हमें अच्छा ही नहीं लग रहा कि वो हमारे पास रुके। वो कहेगा अरे भाई आज कार खरीद लो, आज घर खरीद लो, आज कल चलो पिकनिक मनाने चलो। यानी कि जब एक बार हाथ में पैसा आ जाता है तो उसको खर्च करने का मन करने लगता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको पैसे को कंट्रोल करना है, ना कि पैसा आपको कंट्रोल करने लगे। आपके अंदर एक ऐसी सेविंग हैबिट होनी चाहिए जो आपके माइंड को शांत कर दे। ठीक है, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग, यानी कि लेवल एजुकेशन में आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपने बजट भी बना लिया। अब आपके को क्या करना है भाई? इन्वेस्ट करने के तरीके पे भी जाना है। ठीक है, अब आपको क्या, आपने आप ही पढ़ा था कि जो आपका कंपोनेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी का, इन्वेस्टमेंट भी आता है। यानी कि देखिए, जब जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी का फायदा उठाना है, जिसको इन्वेस्टिंग करनी है, तो उसको एजुकेट करना है खुद को कि भाई ये जो इन्वेस्टिंग है किस चिड़िया का नाम है और इन्वेस्टिंग के की एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टर हैं जिनका मन है किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का, उनको अपने आप को क्या करना है? एजुकेट करना चाहिए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के अंदर, ताकि जो उनकी जो लाभदायक इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट जो है, प्राइस रेंजिंग जो है, डाइवर्सिफिकेशन जो है, रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सब बना सके। देखिए, जब इन्वेस्ट करने का आपका मन होता है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे आप इन सारी चीज़ों का एकदम से लाभदायक इन्वेस्टमेंट कर सके, एक फ़ायदा उठा सके। आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप इनिशिएट कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आता है लेवल एजुकेशन में। भाई आप कमा रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, अब बजट भी कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट को टैक्स तो देना पड़ेगा ना। आप इस देश में रहते हैं तो उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें तो आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स जो होता है एक टैक्सिंग अथॉरिटी होती है। यूजुअली कौन होता है? वो एक गवर्नमेंट होती है जो क्या करती है? इम्पोज करती है, आप एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगाती है कि भाई आप इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, आप हमारे देश के निवासी, आपको इतनी लिमिट से ऊपर हमें पैसा देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अब इसमें हमें क्या है? हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके का जो टैक्स सिस्टम है वो काम करता है, वो किस तरीके से हमारी जो नेट इनकम है, जो हमारी शुद्ध आय है, वो किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट करता है। अब देखो, शुद्ध आय क्या होती है? आपको पता है कि कभी CTC आपका इतना लिखा होता है, ऊपर लेटर में आपको कट पिटा के बहुत कम मिलता है। तो शुद्ध आय उसको कहते हैं जो आपके हाथ में आता है सब कुछ कट के। तो वो काफ़ी अलग अलग होता है, दिखने में सैलरी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब वो कट पिट के हाथ में आ जाती है तो वो बहुत ही कम हो जाती है। तो आपको क्या देखना है कि आपको आपका टैक्स सिस्टम भी पता होना चाहिए। देखिए, इफेक्टिव मैनेजिंग इनकम, इससे जब आपको पता होगा कि भाई गवर्नमेंट किस तरीके से हमसे टैक्स वसूलती है तो हम अपनी इनकम को उसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो हमारे अंदर कैसी पॉसिबिलिटी लेकर आ जाएंगे? फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आ जाएगा। आपके दिमाग में रहेगा कि मेरी इतनी सैलरी है और मुझे इतना टैक्स देना है, लेकिन अब मेरे पास इतना बचेगा। तो क्या हो जाता है? एक स्टेबिलिटी आ जाती है और कहीं हमारी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें हेल्प भी हो जाती है। तो आपको और क्या करना है? आपको टैक्स से आप बच नहीं पाएंगे, तो आपको उसका जो सिस्टम है सब कुछ पता होना चाहिए, किस तरीके से एक इंसान की ज़िंदगी में जो टैक्सेशन मेथड है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है वो हमारी सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हमको उससे कैसे डील करना है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बोरोइंग्स आती है। अब भाई हमने सब कुछ कर लिया है, अब बोरिंग्स यानी कि हमें उधार की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, हमें पैसे की ज़रूरत तो कभी ना कभी पड़ती है। तो यानी कि ये सारा ज्ञान का खेल है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर चीज़ में घुसते चले जाएंगे। आप अकाउंट भी खुलवा लेंगे, ठीक है, आप इन्वेस्ट भी कर लेंगे,
आप अपना क्या नाम है बजट भी बना लेंगे। ये किससे रिलेटेड है? ये ऐसा ज्ञान है जब तक आपके पास कहते हैं ना एक प्री रिक्विजिट्स का मतलब यहाँ पर होता है, एसेंशियल का मतलब ये है कि जब ज्ञान है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको पता नहीं है कुछ भी लेकिन आप घुस गए हैं, तो लेकिन किसी चीज़ में इंटर करने से पहले आपके पास ज्ञान होना चाहिए, वही प्री रिक्विजिट्स में आ जाता है। तो अब आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग क्या है? देखिए, आप जब कभी किसी बैंक से पैसा ले लेते हैं, किसी अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले लेते हैं और फिर उसको वापस भी कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस चीज़ की पैसे की ज़रूरत लेनी पड़ जाती है, किस लिए? ज़रूरतों के हिसाब से पैसा लेना पड़ जाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप इसको इफेक्टिवली डन कर ले, यानी कि समय पर लौटा दे। आपको क्या करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, आपको पैसे की वैल्यू क्या है, आपका पेमेंट टर्म क्या है, आपका लोन है, इन सब का आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनकम अगर 10,000 रुपये है, लेकिन आपने कुछ ऐसा ले लिया कि सारी की सारी 10,000 रुपये आपकी रोटी का खर्चा भी नहीं और EMI में जा रही, तो आपको क्या करना है, पेमेंट टर्म्स का भी ध्यान रखना है, आपको ब्याज का भी ध्यान रखना है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप बजट बनाते हैं, आपकी सैलरी कितनी, ये सारा का सारा एक ऐसा स्प्रेडशीट है, एक ऐसा काम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसी प्लानिंग होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजिंग होती है, ऐसे डायरेक्टिंग चीज़ होती है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो सक्सेसफुल जो आपकी प्लानिंग बजटिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आता है हाउ टू स्टिक ए मंथली बजट, किस तरीके से आपको अपने मंथली बजट को मेंटेन करना है, कैसे आपको अपने महीने के जो फालतू खर्चे हैं उनको कंट्रोल करना है, ये आपके मैनेजमेंट में आएगा। नेक्स्ट है किस तरीके से जो आपका टोटल आपका जो ऋण है, जो आपका डेप्थ है, उसको आपको कैसे डील करना है, आपको कैसे डिफरेंस लेकर आना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से। में ये इसका मतलब ये हुआ, देखो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपका कोई बच्चा है, आपको 20 साल बाद उसके पैसों में उसको विदेश भेजना है। शॉर्ट टर्म का ये हो गया कि भाई हमें अगले महीने कार लेनी है या अगले महीने हमें फ्रिज लेकर आना है, यानी ऐसा जो आपकी जो यूज़ है वो आपकी डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, ठीक है। ये इसकी किससे डील करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस। आपको अगर लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव ले रखी है तो आप उसको किस तरह से निभाएंगे, आपके शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव है तो आपको कैसे उसको डील करना है। तो ये आपको डिफरेंस पता करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको लंबी सेविंग करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म में आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। किस तरीके से आपको अपने हाउसहोल्ड रिक्वायरमेंट्स के साथ डील करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका कोर एरिया है, आपको पर्सनल फाइनेंस को डील करने के लिए उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इनकम आ जाती है, स्पेंडिंग्स आ जाती है, सेविंग्स आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है और प्रोटेक्शन आ जाता है। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं और पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो सबसे पहले इनकम होना चाहिए। इनकम होगी तो स्पेंडिंग भी होगी, स्पेंडिंग के साथ आप सेविंग भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उससे आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचेंगे। तो इस तरह के जो फाइनेंशियल लिटरेसी की जो विज्ञान है आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद है अगर आप स्मार्ट फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल की का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी स्ट्रेटजीज है उसके जो इंक्लूड करता है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है, बजटिंग को इंक्लूड करता है। आपके अंदर एक क्रिएटिव जो है वो एक ऐसी चीज़ क्रिएट करने के लिए होती है कि जो इमरजेंसी फंड को तैयार करता है, यानी कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पूरा फ़ायदा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करेगा जिसमें आप क्या क्या शामिल होगा, बजट शामिल होगा, इमरजेंसी फंड कैसे करना है वो होगा, किस तरीके से अपनी कर्ज पे करनी है, किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड को तरीके से बुद्धिमत्ता से दिमाग से यूज़ करना है, किस तरीके से आपको सेविंग्स करनी है रिटायरमेंट के लिए और भी बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सनल फाइनेंस जो है वो आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ले जाता है। ये दीज गोल्स आपकी जो गोल्स हैं ये आपकी शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी नीड पे, आपकी प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट पे या सेविंग योर चिल्ड्रन कॉलेज। यानी कि जब आप ये देखेंगे कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है किस तरीके की है, उस तरीके से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं वो किस तरीके से रिलेट करते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेट करते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपके
कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे कि आप जानते हैं, हम प्री रिक्विजिटीज ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसीज पढ़ रहे हैं, यानी कि आवश्यक शर्तें, ऐसी शर्तें जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी का लाभ उठाने के लिए, तो हम वही सब पढ़ रहे हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आ जाता है, अब आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ का पता होना चाहिए। जब अगर आप क्या करते हैं, आप जब इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं, मनी मैनेजमेंट देखते हैं, फाइनेंशियल जो आपकी गुड्स हैं उनको देखते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, एक फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप पढ़िए कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे मनी मैनेजमेंट की जाती है, किस तरीके से बेस्ट अल्टरनेट ढूंढे जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा हो, तो आप क्या है, न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, आप थियोरेटिकल से पढ़ सकते हैं, आप बुक ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आपको अगर और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है अपने आप को ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, आप वेबिनार में भी जा सकते हैं, आप पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास मल्टी ऑफ प्लेटफॉर्म है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप अटक जाते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, न्यूज़पेपर जा सकते हैं। आपके पास वैरायटी ऑफ मेथड्स है पढ़ने के लिए। देखिए, आप एम्प्लॉय टूल्स फॉर फाइनेंस, आप टूल्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आपके पास ज्ञान की कमी होती है, तो आप क्रूशियल स्टेप होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो टूल्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, कीप ट्रैक, यानी कि आप कैसे टूल्स है, यानी कि आपने क्या सर्च किया है, आप किस तरीके की सर्विस अवेलेबल है, यानी कि जो आपकी चेकिंग है या सेविंग्स है, आप उससे डील कर सकते हैं। आपके पास टूल क्या है, आपके पास टूल, मान लीजिए आपके पास अकाउंट है, सैलरी आ रही है लेकिन बच नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने खर्चों को ट्रैक करेंगे। तो ये आपका टूल ही तो हो गया। किसने प्रोवाइड कर दिया, बैंक ने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज के लिए लर्न करना है, तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आवाज़ आकर इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो टूल्स हैं जो आपको दिए गए हैं, आप उनका पूरा यूज़ करके अपने सेविंग्स देख सकते हैं, आप अपने एक क्यू बना सकते हैं, क्लाइंट बना सकते हैं अपने खर्चों की। और जो आपके पास सर्विस अवेलेबल है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, जैसे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर आस्क फॉर गाइडेंस, यानी कि जब कहीं अटक जाते हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ सकती, आप अपने आप को गाइडेंस के थ्रू चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको यही देखना है कि हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स और जो अदर डेब्ट्स है उसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जाके डील कर सकते हैं। आप बैंक में जाके बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन सी एफडी कितने पे मिल रही है और किस तरीके से आपको किस इंटरेस्ट रेट इफेक्ट कर रहा है, और कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेटर है, कौन सा ठीक नहीं है, आपको ये डील पता चल जाएगी। आप पर्टिकुलर जो आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं, आपकी जो सोर्स है वो कम है लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकते हैं, तो आप क्या अच्छे सजेशन पे जा सकते हैं। आप किस तरीके से अपने जो डेब्ट की पेमेंट्स है वो किस तरीके से निपटाना चाह रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे इनकम सोर्स कम पड़ जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो किस तरीके से आपको डेब्ट को डील करना है, ये सब आप एक्सपर्ट से जाके कर सकते हैं। एम्प्लॉय अवेलेबल नेटवर्क्स, यहाँ पर आपको यानी कि जो नेटवर्क आपका अवेलेबल है उसको आपको कैसे आपको यूज़ में लेके आना है। आप क्या कर सकते हैं, आपका जो नेटवर्क है, जो आपकी दोस्ती यारी है, आप क्या कर सकते हैं, एक सर्कल जो आपका क्लोज निट सर्कल है, आसपास का जो सर्कल है, वहाँ से इस चीज़ को अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप किसी बंदे को असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने जो अवेलेबल है, जो आपकी चारों तरफ जो अवेलेबल है गाइडेंस के लिए, आप उनसे मदद ले सकते हैं। कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई सीपी हो सकता है, जो आपको अच्छा अल्टरनेट प्रोवाइड कर सके, एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपके अंदर एक अंदरूनी ज्ञान पैदा हो, इनसाइड हाउ टू एडवांस, यानी किस तरीके से एडवांस फाइनेंशियल लिटरेसी का जो एडवांस वर्जन है आपके अंदर आ जाए। क्योंकि अकाउंट सब खोल लेते हैं, सेविंग सब कर लेते हैं, इन्वेस्ट सब करें, लेकिन जब आप उससे आगे बढ़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है नॉलेज द बजट, आपको नॉलेज होनी चाहिए बजट की। अब देखिए, नॉलेज तो मैंने रिपीट फिर से हो रहा है, बजट बनाना आसान नहीं होता, उसमें आपको अपने एक्सपेंस देखने पड़ते हैं। कई बार एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है तो आपको कट करना पड़ता है। अब किस चीज़ को कट किया जाए, किस चीज़ को कम किया जाए, ये भी क्रूशियल पार्ट हो जाता है। ठीक है, वी कैन रिड्यूस और एलिमिनेट, यानी कि कई बार हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास बजट की नॉलेज बहुत अच्छी है तो हम अपने जो कर्ज को है वो रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी मनी को सेव कर सकते हैं,
हैं और अपने प्लान्स को फ्यूचर बाय लर्निंग हम क्या कर सकते हैं, स्टिक बजट कर सकते हैं। यानी कि भाई इस महीने 10,000 खर्चा होगा तो इस महीने 10,000 खर्चा ही। जो पॉइंट आता है मैनेज चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, यानी कि अगर आपने अकाउंट खुलवा ही लिया है तो आप उसको मैनेज करना सीखें और उसमें सेविंग्स को देखें। ठीक है, यानी कि जो हम एसेंशियल बातें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर, जो उसकी ज़रूरी आवश्यक शर्तें हैं उसमें यही आता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि अनदर क्रूशियल स्टेप, यानी कि जो हमारा क्रूशियल स्टेप है वो क्या करना है, डेवलप करना है। क्या चीज़ डेवलप करनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप करना है। किस लिए, ओपनिंग और मेंटेनिंग सेविंग अकाउंट। अगर हमने अकाउंट खोल लिया है तो उसको मेंटेन करना भी आना चाहिए, उसमें सेविंग्स को भी चेक करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा लिटरेसी रेट इतना हाई हो गया है और हमने अकाउंट तो खोल लिया लेकिन हम उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ है। तो इसकी आवश्यक जो शर्त है, जो उसकी एसेंशियल है, अगर आपने अकाउंट खोल लिया है आपको उसको चेक करना पड़ेगा, उसमें सेविंग्स देखनी पड़ेगी, उसमें अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है दीज अकाउंट्स विल मेक इजी, यानी कि जब आपके अकाउंट्स खुल जाते हैं तो आप आसानी से अपने एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं, आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को ओवरड्राफ्ट होने से बचाने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में जितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए वो ना हो, तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है बैंक को, तो बैंक अपने आप ऑटोमेटिकली काट लेता है या फाइन लगा देता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि जब आप एक अकाउंट खोलते हैं तो आपको उसको मैनेज कैसे करना चाहिए, आपको उसमें क्या करना है, ओवरड्राफ्ट से बचना है, आपको उसमें अपनी सेविंग्स देखती रहनी है, आपको उसको मेंटेन करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लर्न डेप्थ एंड लोन्स, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स और न्यूमेरिकल्स में क्या आ गया आपका लर्न डेप्थ एंड लोन्स, यानी कि आप ये समझ रहे हैं हम इसको न्यूमेरिकल स्किल्स क्यों कह रहे हैं। न्यूमेरिकल स्किल्स का मतलब है क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल होता है आपका न्यूमेरिकल ही होता है। कितना % इंटरेस्ट देना है, कितना आपको मंथली पे करना है, कितना आपको सेविंग करना है, सारा का सारा न्यूमेरिकल ही है। और कम्युनिकेशन यहाँ पे इसलिए ज़्यादा मेन है, अगर किसी ने आपको 7% ब्याज दर बतानी है तो आपको पता होना चाहिए 7%। अगर आपने गलती से कुछ और से लिया तो आपका पूरा का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है, आपका जो अगला जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का लोन एंड डेप्थ। देखिए लोन और डेप्थ में मैंने आपको पहले ही बताया था, डेप्थ एक बैड डेप्थ होता है, वहीं एक लोन जो है वो गुड डेप्थ होता है। लेकिन लोन का मतलब ये भी नहीं है कि आपने एक ही तनख्वाह पर 5, 6, 7 लोन उठा ली लेकिन आप भर नहीं पा रहे हैं, तो लोन भी आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लायक होंगे। और डेप्थ जो होता है हमेशा क्या होता है, बैड डेप्थ होता है। अगर आपने अपनी लग्जरी लाइफ के लिए लोन उठा लिया है तो बैड डेप्थ में आ जाएगा, यानी कि बुरा कर्ज। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये सीखना है कि जितने बैड डेप्थ के टाइप्स होते हैं उनको कैसे सोल्यूशन किया जाए, किस तरीके से कंसंट्रेट करके उनकी जो किस्त है उसको डाउन कर दी जाए और कैसे उनकी अपनी जो टॉप प्रायोरिटी है उसको मैनेज किया जाए। क्योंकि बिकॉज नॉट ऑल डेप्थ इज मेड इक्वल, ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी जो डेप्थ होते हैं वो हमेशा बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिकॉग्नाइज द थ्रेट ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपको आइडेंटिटी थेफ्ट किस तरीके से हो सकता है। यानी कि जब कभी कोई आदमी आपके साथ क्राइम करता है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लीक करता है आपकी कंसेंट के बिना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ चोरी हुई है। अब आपने देखा होगा कि फ़ोन पे आपकी सारी चीज़ें कोई मांग लेता है, फटाफट उठा के दे देते हैं और फिर बाद में क्या हो जाता है, घपला हो जाता है, बैंक से पैसे चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रॉपर जानकारी रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या नहीं करनी है। जैसे ही आपके पास फ़ोन आएगा, आपकी कोई कार्ड की OTP मांगे, आप नहीं बताएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी थीफ हो रही है, चोरी हो रही है भाई हमारे साथ। इसके साथ आपके जो नाम है, क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स है और जो रिलेटिंग जो डिटेल्स हैं आपको क्या करना है, वो यूज़ हो सकती है, उसको आपको सीक्रेट रखना है। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का पता चल गया, आपने अकाउंट खुलवा लिया, इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपको बेसिक ज्ञान ही नहीं है कि भाई अकाउंट खुलवाने के बाद आपको बैंक अकाउंट की जो OTP आती है उसको सेफ रखना है, आपको कोई अपनी अकाउंट से डिटेल किसी को शेयर नहीं करनी है। तो यानी कि इन सब बातों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। होप आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की परिभाषा को पढ़ा, उसके मीनिंग को समझा, हमने उसकी
कंपोनेंट्स को समझा। फिर हमने ये समझा कि जो प्रीक्विटीज़ होती हैं, यानी कि जो एसेंशियल बातें होती हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, हमने वो पढ़ा। एसेंशियल बातें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि फाइनेंशियल लिटरेसी की ज्ञान में जब हम इंटर करते हैं तो उससे पहले भी एक नॉलेज होती है, उसको नॉलेज के साथ हम करते हैं। अब फाइनेंशियल लिटरेसी घर बैठ के तो नहीं हो जाएगी ना, आपको अकाउंट जाना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है, बजट बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या एसेंशियल बातें थी वो हम पढ़ चुके हैं। आपको किसी की तरह भी समस्या हुई, कोई प्रॉब्लम हुई हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो जल्दी से अपना जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट में डाल दीजिए। और आप उससे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपके लिए ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने लेसन नंबर 2 में। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और आगे